Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic, a revision series of previous questions in net education. So from 2017 to 2021. So in series में मैं सब तरह के questions आपको कराऊंगी जो 2017 से लेके 2021 तक एग्जाम्स में आपके आए हैं, ताकि आपको जब आप एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप की प्रिपरेशन अच्छी हो और आपको आइडिया हो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस 5 years में। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी सीरीज। सो टुडे इज द पार्ट 1। So the question is, which belongs to the December 2021, which of the following states the principles of scientific management theory? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। तो जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कोई रूल ऑफ थंब नहीं था। सब लोग आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करके काम करते थे, हार्मनी के साथ काम करते थे, इफ अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी काम किया जाता था और रिस्पेक्ट भी की जाती थी। तो जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के हिसाब से वो कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं। लेजर टाइम, वर्क एनवायरनमेंट, हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज एंड रिलेशन। नहीं, सिर्फ रिलेशन एम्प्लॉयज के साथ बनाने, इट्स नॉट द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंस के साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि आपको बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करके चलना है, एम्प्लॉयज के साथ आपका अच्छा रिलेशन हो, कॉपरेशन होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी लेवल आप वर्कर्स से काम कराएं। रूटीन वर्क, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मोटिवेशन, पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं होगा इसमें। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हाँ ठीक है, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कॉपरेशन, पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। अकॉर्डिंग आप कहाँ गएंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। प्रॉफिट फ्रॉम वर्क, वर्क स्पेसिफिकेशन, लेजर टाइम बेनिफिट्स। नहीं, जिसमें सबसे बेस्ट है हमारा वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, विच इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है, नवंबर 2020 का। अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट थ्रू अ सेल्फ मेड टेस्ट। एक यूनिवर्सिटी टीचर होता है जो बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट करता है केमिस्ट्री में एक अपना बनाया हुआ टेस्ट से। जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्कोर्स का, जो उसने स्टडी किया था, उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया है, 100 स्टूडेंट्स को उसने किया था। जो मीन निकल के आया वो आया 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 10 और एन हमें गिवन है 100। हमें बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर जो है वो नॉर्मल है, परसेंटाइल रैंक के हिसाब से बताना है जिसने 60 स्कोर किया है, of a student whose score is 60 according to the percentile rank। तो हम कैसे निकालेंगे, x minus m upon sigma, which is standard deviation। x हमारा क्या है 60, मीन हमारा क्या है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है 10, राइट। तो 60 minus 50 over 10, so 10 over 10 1, so this is 1 sigma। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है ये हमारा, और वो कितना होता है हमारा 1 सिग्मा, वो होता है हमारा 84 परसेंटाइल। जो होता है हमारा परसेंटाइल के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो होता है हमारा 84। तो 84 परसेंटाइल ये होगा आपका आंसर। इट्स वेरी सिंपल, बहुत कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, जो कि हमारे दिसंबर 2018 और जुलाई 2018 में काफी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिट कॉस्ट। देखिए यूनिट कॉस्ट का एक फॉर्मूला है कि जितना भी खर्चा आपके इंस्टीट्यूशन में हुआ है उसका जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको आप डिवाइड कर दें। इट्स वेरी सिंपल, जो हमारा यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाता है। टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम सेस एंड द डोनेशंस। नहीं, डोनेशंस की बात नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर बाय द इंस्टीट्यूशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द करेक्ट। आगे भी पढ़ लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन एंड स्पेंट बाय। नहीं, सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात नहीं है, इसमें स्टूडेंट्स का भी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी आपको डिवाइड करना है। टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। नहीं, इनकम से आपने जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर सेकंड, which is your answer. Next question, which belongs to the July 2019. At semester end, semester के end की बात की जा रही है। A teacher wants to assess the learning outcomes of his or students. एक टीचर क्या चाह रहा है, लर्निंग आउटकम्स चेक करना चाह रहा है अपने स्टूडेंट्स के। दैट मीन्स कि उसने जो क्लास में पढ़ाया है, बच्चों ने क्या इस तरह से पढ़ा है, कैसे प्रिपरेशन किया, वो सब चीजें किस में चेक कर रहा है। एक एग्जाम है, सेमेस्टर एंड का मतलब होता है जो आपके एनुअल एग्जाम्स हैं, उसमें वो टीचर जो है लर्निंग आउटकम्स को चेक कर रहा है। तो वो कौन सा टेस्ट फॉर्मेट है जो अप्रोप्रिएट होगा इनके हिसाब से। जाहिर सी बात है जब सेमेस्टर एंड हो रहा है दैट मींस क्लास के एंड में सबमिटिव हो गया, सबमिटिव असेसमेंट हो गया। अगर वो ड्यूरिंग द क्लास करता तब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता। डायग्नोस्टिक, जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करने की बात करता तब आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता। तो आंसर क्या है हमारा, सबमिटिव असेसमेंट, बिकॉज सेमेस्टर एंड में वो डायग्नोस कर रहा है, असेस कर रहा है अपने बच्चे के लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें से कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के बारे में बात करता है बच्चे की।
ICF मॉडल, ICMR, PWD एक्ट या फिर UGC मॉडल एक्ट। देखो ICMR और UGC तो एक जैसे हो गए हमारे। PWD एक्ट देखते हैं या फिर ICF मॉडल, इट्स वेरी सिंपल, इसका आंसर ICF मॉडल। हम देख लेते हैं क्यों है। ये आपकी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होती है फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ से रिलेटेड। ये पूरा फ्रेमवर्क है इसका कि क्या हेल्थ कंडीशन है बच्चे के साथ, ADHD तो नहीं है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम तो नहीं, किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जिएगा। 3 कंपोनेंट्स होते हैं आईसीएफ में, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, एक्टिविटी एंड द पार्टिसिपेशन। बच्चा कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी है उसका, कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किसमें वो रहता है, पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो आईसीएफ है क्लासिफिकेशन है हेल्थ एंड हेल्थ कंडीशंस चिल्ड्रन जिनके साथ थोड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम डिसेबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि इसमें कोलैबोरेटिव काम करते हैं, टीम वर्क की तरह काम किया जाता है ताकि बच्चों को एक अच्छी लाइफ दी जा सके। बच्चों की डिसेबिलिटी से उन्हें, बच्चों की डिसेबिलिटी खत्म हो जाए और काफी हद तक वो बेटर हो जाते हैं अगर उनको अर्ली प्रिवेंशन मिल जाए तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे आईसीएफ के, ये कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स हैं, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। अब फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी में क्या चीज आती है, आपकी बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर्स, जो एक्चुअल एनाटॉमी है आपकी, क्या फिजियोलॉजी है आपकी बॉडी की, किस तरह से आप, किस तरह से लोगों के साथ आप मिलते हैं, कैसे आप अपनी केयर करते हैं, कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आप नॉलेज गेन करते हैं, कैसे नॉलेज गेन करते हैं, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब आपका एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन में आता है कि जो डिसेबल बच्चा है वो लोगों के साथ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्या उसकी सिचुएशंस है। कंटेक्सचुअल फैक्टर्स, दैट मीन्स आप किस कॉन्टेक्स्ट में, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसा पर्सनल फैक्टर्स, दैट मीन्स आप कैसा स्टाइल अपना रहे हैं आप, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो वो सब चीजें हमें देखने के लिए, एक सेकेंड, दरअसल मुझे थोड़ा सा अपना लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाना पड़ रहा है, जस्ट अ वेट। इससे पहले कि क्लास के बीच में हमारी बंद हो जाए, जस्ट ओनली गिव मी ओनली 3, यस यस। सो द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीएफ में क्या है हमारा कि कंटेक्सचुअल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट आर नॉट विद इन द पर्सनस कंट्रोल, जो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे उसको किस कल्चर से बिलोंग करता है, इसमें उसकी क्या वो है, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या काम करता है, पर्सनल फैक्टर्स कि वो जेंडर क्या है उसका, मेल है फीमेल है, एजुकेशनल लेवल क्या है उसका, कौन से स्टाइल्स को वो फॉलो करता है। तो ये सब चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हेल्थ और हेरिटेज स्टेट्स के हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आईसीएफ मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नवंबर 2020 से है, द कॉन्करेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल जो होता है हमारे करिकुलम इवैल्यूएशन का, वो किसने डेवलप किया था। देखो इसमें चारों बहुत अच्छे दिए हुए हैं। रेल्फ टेलर का है हमारा टेलर्स मॉडल, जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मालकॉम प्रोवस जिन्होंने डिस्क्रिपेंसी मॉडल दिया था। डैनियल स्टफलबीन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, CIPP, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। अब आते हैं हमारे रॉबर्ट स्टिक जिन्होंने कॉन्करेंसी कॉन्टिजेंसी मॉडल दिया था करिकुलम का इवैल्यूएशन का। रॉबर्ट स्टिक्स का मॉडल, रॉबर्ट स्टिक्स का इवैल्यूएशन मॉडल जिसको हम कॉन्करेंसी कॉन्टिजेंसी मॉडल भी कहते हैं और कॉन्टिनेंस मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसका एम क्या है रॉबर्ट स्टिक्स के मॉडल का, कि कैप्चर करना किस चीज को, कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो भी आपके एजुकेशन में, इनोवेशन में, चेंज में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो भी चीजें प्रॉब्लम्स आपको करिए, आप उन्हें किस लेवल पे देख सकते हो। देखो एक होती है आपकी इंटेंडेड आउटकम, एक होती है आपकी ऑब्जर्व्ड आउटकम। इंटेंडेड दैट मींस के जो चीज, जब बच्चा वो चीजें सीख रहा है, अब इसके अंदर 3 सेट्स ऑफ डाटा आप देखते हैं। ऑब्जर्व आउटकम जब आप, सब बच्चा सीख चुका होता है, जब आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे ने सीखा और कैसा सीखा है। ठीक है, अब 3 सेट्स ऑफ डाटा आते हैं जिसके अंदर आपका एंटीसीडेंट आता है, ट्रांजेक्शंस आता है, आउटकम्स आते हैं। अब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आउटकम्स के 3 पार्ट नहीं है। अब देखो एंटीसीडेंट क्या होता है, वो कंडीशंस जो आप बच्चे के अंदर देख रहे हो जब तक आपने चीजें इंप्लीमेंट करी नहीं है, बच्चे को पहले प्री चेक करना। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से चीजें बिल्कुल क्लियर है, वो चीज जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जब आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, वो एक्टिविटी जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। आउटकम, क्या आउटकम निकल के आया आपके लिए इंप्लीमेंटेशन का, आपने अपने प्रोग्राम को अच्छे से डिस्क्राइब किया कि नहीं किया, फिर आपके जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से सब चीजें, आउटकम्स आपके उसके अगेंस्ट तो नहीं आ रही है, जज करना उन सब चीजों को, तो ये हो गया आपका आउटकम। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है क्या सिमिलैरिटी है। एक होता है इंटेंडेड एंटीसीडेंट, जब बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आप चेक करते हो, ट्रांजैक्शन हो गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस आप देख रहे हो, आउटकम आप चेक कर रहे हो। इसी तरह से ऑब्जर्व्ड एंटीसीडेंट, जब एक चीज बच्चा ने सीख ली उसके बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसने जो आपने प्री चेक किया, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो हमने ट्रांजेक्ट किया कि वो सही हुआ कि नहीं हुआ, फिर आपने आउटकम को चेक किया, ऑब्जर्व किया कि जो सही है कि नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट स्टेक। ये भी कॉन्करेंसी कॉन्टिजेंट मॉडल है करिकुलम को इवेलुएट करने का। फिर हमारा इंडियन थिंकर्स का, जो कि हमारे यूनिट 2 से 1 से बिलोंग करता है। अब इसमें थिंकर्स गिवन है और इनका बॉक्स गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल से लगातार आ रहा है। इस बार 2021 में बुक्स के नेम चेंज हो गए थे, लेकिन उसमें फिर भी एक सही था, ताकि आप आंसर आसानी से लगा लें। लेकिन चेंजेस होते रहते हैं, तो इसके साथ में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लेकर आई हूँ कि आपको पता हो कि जो विवेकानंद थे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। कर्मा योगा, राजा योगा, वेदांता फिलोसफी, प्रैक्टिकल वेदांता, वर्तमान भारत, बुक्स रिटन बाय द टैगोर। अब टैगोर की गीतांजलि जो से क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, यूनिवर्सल मैन भी एक बार आ चुका है आपका। अब गांधी जी का टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, सरमन ऑन द सी एंड माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बहुत कॉमन है, हर साल आता है, लेकिन इनमें से भी कोई आ सकता है, तो इसे सबको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। श्री अरबिंदो का सावित्री हर साल आता है, 2020 में भी आया था। लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, मदर, सीक्रेट ऑफ वेदा। वेदा में अक्सर लोग स्वामी विवेकानंद लगा आएंगे, पता होना चाहिए किसका कौन सा। ह्यूमन साइकिल, इंटीग्रल योगा, ये सब हमारे अरबिंदो के हैं। तो एक बार देख लेते हैं। जो स्वामी विवेकानंद थे उनका था मॉडर्न इंडिया, इट्स वेरी सिंपल। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, यहाँ तो दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर दी हुई थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, कृष्णमूर्ति के हो गए द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। तो ये बहुत आसान था, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अफेक्ट द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट से क्या मतलब है और वो कैसे अफेक्ट करता है एम्प्लॉयज को अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का माहौल है, चीजों को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपेंड करता है। आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आप एक स्कूल को हैंडल कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट की आप बात कर रहे हैं। अगर हम एक एम्प्लॉय से बिलोंग करते हुए बात करते हैं, दैट मीन्स कि जैसी एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, उसका एटीट्यूड होता है, वो कैसे बिहेव करता है किसी भी सिचुएशन में, उसी तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है कि किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, कैसे लोग वहां काम करते हैं, क्या आपका तौर तरीका है काम करवाने का लोगों से, किस तरह से आप लोगों के साथ डील करते हैं। ये सब होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, राइट। तो आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को चेक करते हैं, कैसे आप मोटिवेशन लेवल को बढ़ा के चलते हैं अपने एम्प्लॉयज का कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। रेफर करता है एम्प्लॉयज को लॉन्ग लास्टिंग परसेप्शन ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑफ द बिजनेस दे वर्क फॉर। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, क्या उसका परसेप्शन है। आपने भाई हाँ ठीक है, मैंने बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, यहाँ का कल्चर कैसा है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ होती हैं, सब चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में आती हैं। क्लाइमेट को कहीं ना कहीं हम पर्सनैलिटी मैच कर सकते हैं, जैसे हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्लाइमेट होता है। ठीक है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है यहाँ के लोगों की, एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट कैसा है यहाँ का, कैसे ऑपरेशंस को यहाँ हैंडल किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की चीजें किस तरह से हैंडल की जाती है। तो ये सब चीजें आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में। और उसके हिसाब से हम देखते हैं एम्प्लॉयज का डेडिकेशन एंड सैलरी नहीं, रिस्पेक्ट फॉर द एम्प्लॉयर, टीम स्पिरिट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो, बात की जा रही है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है, कैसे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो ये आएगा हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल में और मोटिवेशन लेवल में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ये स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग है मॉडल की, कि किस तरह के प्रोसीजर्स वो लेते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज मेड कंटीजेंट ऑन मेकिंग और विद होल्डिंग ऑफ अ रिस्पांस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्यूज। देखो, जो हमारा इसके लिए हमने जो इवॉर्ड, एस्केप, पनिशमेंट, एक्टिव अवॉइडेंस की एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, रॉड ईपीए। क्योंकि ऐसे तो याद करना बहुत मुश्किल है किसकी क्यू प्रेजेंट है, किसकी क्यू एब्सेंट है, कहाँ पॉजिटिव। तो रॉड ईपीओ से क्या हो जाता था हमारा, बिल्कुल क्लियर आसानी से हो जाता है। रिवॉर्ड, लर्निंग, ओमिशन, डिस्क्रिमिनेटेड, एस्केप, पनिशमेंट, एक्टिव अवॉइडेंस। तो ये याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब रॉड ईपीए में रॉड को हमने डिवाइड कर लिया, ये आता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये आता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जितने भी ईपीए वाले होंगे उनका क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एस्केप, पनिशमेंट, एक्टिव अवॉइडेंस, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड, ओमिशन, डिस्क्रिमिनेटेड, ये सारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पी, पनिशमेंट में होगा आपका रिस्पॉन्स विद हेल्ड, राइट। बाकी सब में आपके रिस्पॉन्स बनेंगे। मेक है ना, यहाँ पे क्या होगा, ओमिशन में और पनिशमेंट में रिस्पॉन्स विद हेल्ड। यहाँ पे क्यू क्या होगी, प्रेजेंट, मतलब क्यू प्रेजेंट किस में होगी, एक्टिव अवॉइडेंस में और डिस्क्रिमिनेटेड में। और रिस्पॉन्स विद हेल्ड किस में होगा, ओमिशन में और पनिशमेंट में। ठीक है। बाकी सब में क्यू आपकी जो होगी वो एब्सेंट होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा, सिर्फ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पूछे इन्होंने, कहा चाहे रिस्पॉन्स बन रहा हो,
विदहेल्ड हो या प्रेजेंस क्यूज हो या एब्सेंस क्यूज है, इन्हें से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पॉजिटिव और इन्फोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में से आंसर दे रहा था। तो क्वेश्चन में पूछा था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को सीधा सीधा ईपीए आता है निकल के। ईपीए में क्या आता है निकल के, देख लीजिए आप, ईपीए निकल के आ गया, नहीं आ गया हमारा, एस्केप लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग एंड एक्टिव अवॉइडेंस। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें इन्होंने पूरे पूरे पूछे हुए हैं कि किस में रिस्पॉन्स बन रहा है, किस में विदहेल्ड है, तो वो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आता है हमारा रॉ डीपीए का, तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, किसने दी है? ये तो बहुत सिंपल है, ये हमें टेलर ने दी है। टेलर ने क्या दिया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। यूरिक ने क्या दिया है हमें? पॉस्कॉप थ्योरी दी है। जो पॉस्कॉप थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, पॉस्कॉप थ्योरी है। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशंस दिए हैं। पीटर ड्रकर ने फादर ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग कहलाते हैं। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन थे? टेलर। अ टीचर ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज, पहले टीचर ऑर्गेनाइज करती है उसके बाद रीऑर्गेनाइज करती है द प्रेजेंटेशन एक डिस्कशन सेशन में, दैट मींस सेशन चल रहा है जो उसने कंडक्ट किया। तो ये कौन सी स्टेज आपकी टीचिंग की कहलाएगी? हम जानते हैं हम टीचिंग में क्या पढ़ते हैं, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव मींस इंटरेक्शन से पहले, इंटरैक्टिव जब आप काम कर रहे हैं प्रोसेस में है जब आपका काम, पोस्ट एक्टिव जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन इंटरेक्शन हो चुका है उसके बाद की स्टेज। यहाँ पर क्या है, टीचर ने ऑर्गेनाइज किया और फिर रीऑर्गेनाइज किया अपनी प्रेजेंटेशन को एक डिस्कशन सेशन में, दैट मींस कि वो इंटरेक्टिव स्टेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन अ क्लासरूम? कौन सा प्रोसेस है जो आप लेंगे जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जहां पर आप सब तरह के स्टूडेंट्स को एक ही साथ एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ हियरिंग इंपेयरमेंट है, किसी के साथ ऑडियो इंपेयरमेंट है, किसी के साथ डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, और जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके साथ आप एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जेंडर, रेस एंड द क्लास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपकी क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन आप लेके चल रहे हैं एज अ टीचर, एज अ रिसोर्सफुल पर्सन, तो आप क्या देखेंगे, अगर आपकी क्लास में किसी भी बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर आप उस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम बच्चे के साथ है क्या और आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर आप प्लान करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी टीचिंग को अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, कि उस बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम ना हो, वो बच्चा भी पीछे ना रह जाए क्लास में। फिर आप इवेलुएट करेंगे जब आपने एक प्लान बना लिया कि आपने जो प्लान बनाया है बच्चा उसमें प्रोग्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर आप प्रोवाइड करेंगे फीडबैक अपने स्कूल के टीचर, अपने प्रिंसिपल को, आप उसके पेरेंट्स को, कि देखो मैंने ये आइडेंटिफाई किया था, मैंने उसके बाद इस बच्चे पर इस तरह से वर्क किया, उसके बाद मुझे ये सब चीजें चेंजेस देखने के लिए मिले। फिर आप उसे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो ये है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे आप चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे अगर आपकी क्लास में कोई भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन द क्लास। ठीक है, फिर आप प्रॉब्लम देखेंगे बच्चे की, फिर आप प्लान करेंगे, फिर आप इवेलुएट करेंगे उसकी प्रोग्रेस को, उसके बाद आप उसे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? हमारे स्टेक होल्डर्स जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, हमारे प्रिंसिपल होते हैं टीचर स्कूल के। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एज द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, रिपोर्ट करता है राइट टू एजुकेशन बताना है इन आर्टिकल्स के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन, आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 20 जो है हमारा, मैंने चार ऑप्शन के हिसाब से दिए हुए हैं यहाँ, पर्सनल मोबिलिटी से बिलोंग करता है। आर्टिकल 24 राइट टू एजुकेशन से बिलोंग करता है। आर्टिकल 40 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज से बिलोंग करता है। आर्टिकल 42 सिग्नेचर। तो अब हम देख सकते हैं आर्टिकल 24 हमारा राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल कौन सा है हमारा, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ थिंकर्स, हमने बहुत सारे थिंकर्स पढ़े मैनेजमेंट के, लेकिन आपको ये बताना है कि थ्योरी ऑफ वेरिएशन किसने दिया है? पीटर ड्रुकर, एडवर्ड डैमिंग, हेनरी फायोल, मॉन्टन एंड ब्लैक। देखिए, एडवर्ड डैमिंग थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ वेरिएशन दिया था। एडवर्ड डैमिंग ने प्रोवाइड की थी मींस फॉर मैनेजमेंट टू डू, कि नॉलेज ऑफ वेरिएशन जो होता है किस थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा वेरिएशंस होगा, लोगों के बीच में, लोगों की राय के बीच में, किस तरह का आउटपुट आ रहा है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड हो रही है और किस तरह का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है।
आउटपुट हमारे सिस्टम का रिजल्ट करता है दो तरह की वेरिएशन। दैट मीन जो भी रिजल्ट, जो भी प्रोडक्ट आपका निकल के आ रहा है, आपने कोई भी काम किया, आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या भी रिजल्ट आपका निकल के आता है, उसमें किस किस तरह के वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। दो तरह के वेरिएशन आप देख सकते हैं, एक होता है कॉमन कॉज वेरिएशन, एक होता है स्पेशल कॉज वेरिएशन। कॉमन कॉज वेरिएशन होता है जो एक नेचुरल रिजल्ट होता है किसी भी सिस्टम का। जैसे जो आपने प्रिडिक्ट किया होता है कि भाई ठीक है, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना प्रॉफिट इसमें लेने की कोशिश की और मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया, दैट मींस इट्स अ कॉमन वेरिएशन। इस तरह के वेरिएशन है, आपको 10 का प्रॉफिट हुआ तो इट्स अ कॉमन कॉज वेरिएशन, थोड़ा बहुत चीजें आप सोच के चलते हैं। लेकिन स्पेशल कॉज वेरिएशन वो एक यूनिक इवेंट होता है जो कि किसी बाहर के सिस्टम की वजह से होता है। अगर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया जो आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, आपका आउटपुट डिस्टर्ब हो गया, तो जो वेरिएशंस आते हैं वो स्पेशल कॉज की वजह से आते हैं जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन अ कॉमन कॉज वेरिएशंस आर दोज वेरिएशंस जो आपके अपने कंट्रोल में, जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड डैमिंग। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कोशा गिवन है, आत्मा के अकॉर्डिंग कोशा कौन सा होगा वेदांता फिलॉसफी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट आर द 4 कोशास, 5 कोशास मैंने लिखे हैं इसमें। देखिए जो अन्न माया कोश है, इसे हमने इस तरह से याद किया है। अन्न का मतलब होता है फूड, फूड कहाँ से मिलता है आपको? अर्थ से, तो आप याद रख पाएंगे। प्रण, प्रण का मतलब होता है वाटर, वाटर मीन्स एनर्जी। मन, मनोमाया कोश, फायर, इमोशंस। विज्ञान, विज्ञान नॉलेज कहाँ से मिलती है? आकाश से। आनंद, आत्मा, खुशी गम कहाँ जुड़े हुए होते हैं आपके? आनंद से। तो इसके हिसाब से जब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा से क्या जुड़ा हुआ होता है? आनंद माया कोश। थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, एंड आई विश के लेसन्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा